Okay, so hello everyone. So let us start a quick revision of this particular chapter, Human Eye and Colorful World. So first of all, if you can see, we have to study the structure, basic structure of human eye. So basic structure of human eye में जो चीजें डिस्कस करनी है, first of all, you can see that human eye is like a camera for us, and we have to discuss about basic, the parts of human eye, simple parts. So first of all, let us discuss about retina. So retina is basically a screen for us, for the human eye. Okay. So if you can see what is retina, retina is a light sensitive screen, and that is known as retina. Okay. Lens system forms an image. See, this is a convex lens. So convex lens is forming a real image on the retina, and retina is actually a light sensitive screen, and that is basically known as retina. Now, if I will just move to the next part, you can see this is a little opening that is known as pupil, and this is a iris. So basically इसका जो working है या इसका जो सिंपल चीज हम लोगों को सोचनी है वो क्या है। हम किसी भी चीज को जब ऑब्जर्व करते हैं, suppose this is a eye and this is a lens. Okay, so in front of this we have like this kind of structure. You can see this opening is pupil. तो ये बेसिकली जो हल्की सी ओपनिंग है यहाँ पर, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। और इस प्यूपिल के साइज को जो कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। ओके, अब इस ओपनिंग से क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? सी, व्हेनेवर द लाइट इज एंटरिंग इन योर आई ना, so that light is also a form of energy. And human eye is a very sensitive organ of a body. So basically, if light is also a form of energy, so अगर means if excess of light is entering our eye, it may damage our eye. So basically, if we have large amount of light coming from any source or any object, suppose हम ऑब्जेक्ट देख कैसे पाते हैं, लाइट आई वहां से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आई के अंदर से क्रॉस आउट करके और रेटिना पे इमेज बन गई। तो बेसिकली ये जो लाइट एंटर कर रही है, क्या कर रही है, लाइट क्या कर रही है, लाइट एंटर कर रही है। बेसिकली लाइट इज एंटरिंग ना, सो दिस लाइट इज एंटरिंग इन योर आई। इस लाइट की एंटरिंग की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है, इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है। तो इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं ये आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा करेगा और अकॉर्डिंगली जो लाइट है वो आई में एंटर करेगी। now you can easily understand, if you have understand this, that if we are somewhere standing over a place, कहीं ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो जो प्यूपिल है उसका साइज जो है वो स्मॉल हो जाएगा। ओके, और अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है, if the intensity of light is very less, in that case you can say that the pupil size will be large, the pupil size will be large, pupil का साइज लार्ज हो जाएगा। तो बेसिकली इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये बहुत ब्राइटर रूम है, ठीक है, यहाँ पे आप अंदर खड़े हैं, तो जो आई है यहाँ पर ब्राइटर रूम है, तो प्यूपिल का साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा कि लार्ज होगा? स्मॉल होगा, बिल्कुल स्मॉल होगा। अब जैसे ही प्यूपिल का साइज जो है वो स्मॉल होगा, आइरिस ने प्यूपिल के साइज को स्मॉल कर दिया कि अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी ही लाइट की एंटर कर पाए। जैसे ही आप रूम से बाहर स्टेप आउट करेंगे, जैसे ही आप रूम से बाहर स्टेप आउट करते हैं, तो क्या हुआ, तो लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल एकदम से कम हो गई। अब जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी एकदम से कम हुई, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब माइक्रो सेकेंड्स, कुछ कुछ सेकेंड्स, कुछ हल्का सा टाइम क्या करने में, आइरिस को प्यूपिल का साइज बड़ा करने में। तो हल ये बिल्कुल कॉमन ऑब्जर्वेशन है, सभी ने करी होगी कि जैसे ही हम स्टेप आउट करते हैं एक ऐसे रूम से जो बहुत ब्राइटर है, तो थोड़े टाइम के लिए हम लोगों को प्रॉपरली विजिबल नहीं हो पाती है चीजें, लेकिन उसके बाद हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो
So basically this is the reason why it is happening na. It's very simple. Simple. Think it very simple. Light is entering your eye ना. So its intensity control करने का जो जिम्मा है वो किस पे है? वो आयरिस और प्यूपिल पे है. और ये बहुत important part आप कह सकते हो ना. This is the important part. So now the light enters स्क्रीन पे. अब ये जो लेंस है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है आई में, जेली लाइक स्ट्रक्चर से बनता है. तो बेसिकली लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया. so basically we have this thin membrane. यहाँ से लाइट एंटर करती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉर्निया कहते हैं. तो बेसिकली थिन मेम्ब्रेन है कौन? कॉर्निया है ना. It forms the transparent bulge on the front of surface of eyeball as you can see here है ना. अप्रोक्सीमेट साइज जो है आई बॉल का वो 2.3 सेंटीमीटर है. मतलब ये अप्रोक्सीमेट डायमीटर आप कह सकते हो. तो 2.3 सेंटीमीटर इज अप्रोक्सीमेट, you know, it's written in the book that this is the approximate size of what? Approximate size of human eye. Approximate diameter है ना. Most of the refraction for the light ray entering the eye occurs at the outer surface of the cornea. ज्यादातर रिफ्रैक्शन आउटर सरफेस पे हो जाता है. कॉर्निया का जो आउटर सरफेस है वहां पर ज्यादातर रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलता है. मोस्ट ऑफ द आउटर है ना. So you can see the crystalline lens merely provide the finer adjustment of focal length required to focus object at different distance on retina. Let us talk about this now. We have discussed very simple in a very simple manner that light is entering your eye. So if it is entering your eye, कौन कम ज्यादा करेगा? आइरिस प्यूपिल. क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है. अब सिंपल चीज अगर आप सोचते हैं, क्या सोचते हैं? लेट अस थिंक अबाउट इट. इफ आई जस्ट टेक दिस टू द नेक्स्ट पेज. यस यस, कुछ भी रटना नहीं है, बड़ा सिंपल है. लेंस फॉर्मूला, ये लेंस लगा है. लेंस फॉर्मूला सभी जानते हैं. दैट इज 1 by f is equal to, लेंस फॉर्मूला everybody knows, 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. Okay sir, no issues. This is a lens formula. And you must know about the power also. Power of a lens, because I am just talking about it now. Power of a lens. So but what is basically a power of a lens? तो मैं सिंपल एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ अ लेंस, वी हैव अ लेंस. बेसिकली व्हाट इज द वर्किंग of the lens? Lens actually में कर क्या रहा है? What the lens is doing? If we have two types of lens basically, जो आप यहाँ पे पढ़ते हैं, that is one is convex lens. तो simply आपने सोचना है कि convex lens क्या कर रहा है? Convex lens rays को converge करता है सर. ओके ठीक है, बिल्कुल converge करता है. तो अगर मेरे पास दो lenses हैं, suppose this is the first lens and this is the second lens ना. तो क्या ये जरूरी है कि इसने लेंस को रे को कन्वर्ज किया ना? तो इसने पर्टिकुलर एंगल से रे को कन्वर्ज किया, इसने भी पर्टिकुलर एंगल से रे को कन्वर्ज किया. तो क्या ये जरूरी है कि जितने एंगल से ये कन्वर्ज करे उतने ही एंगल से ये भी कन्वर्ज करे? नहीं. इट डिपेंड्स अपॉन द पावर. सो बेसिकली व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस? पावर ऑफ अ लेंस इज अ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. दिस इज पावर ऑफ अ लेंस ना. जिसने ज्यादा कन्वर्ज किया, ज्यादा एंगल से कन्वर्ज किया जिसने, उसकी पावर क्या हुई? ज्यादा हुई. बिल्कुल. जिसने कम एंगल से कन्वर्ज किया उसकी पावर क्या हुई? उसकी पावर कम हुई. तो ये रे आई. यस, सपोज वी हैव दिस रे कमिंग एंड इसने कन्वर्ज किया यहां से. ओके, and we have another lens we have and इसने कन्वर्ज किया यहाँ पे. तो अगर इन दोनों ने कन्वर्ज किया तो इसने कितने एंगल से कन्वर्ज किया? आप इजीली यू कैन सी हियर. यस, इसने थीटा 1 एंगल से कन्वर्ज किया. इसने कितना एंगल से कन्वर्ज किया? लेट अस टेक इट एक्स वाई ना. यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन थीटा. Let us suppose that this is x and let us suppose this is y.
So can you see x is greater or y is greater? Y is greater, sir. X is less. So if y is greater means its power, the power of second one is greater than the power of first one. बड़ा simple है ये. मीन्स जिसने ज्यादा अब ऑटोमेटिक सोचो बेटा, फोकल लेंथ अगर आपसे पूछा जाए किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, फोकल लेंथ फर्स्ट की ज्यादा है कि सेकंड की ज्यादा है? जो ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसमें जल्दी प्रिंसिपल एक्सिस से मीट हो जाएगी रे. तो इसकी फोकल लेंथ सेकंड की पावर ज्यादा है फर्स्ट से. द पावर ऑफ सेकंड लेंस इज मोर देन पावर ऑफ फर्स्ट. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फोकल लेंथ, so focal length of first and the focal length of second, which one is greater? Focal length of first is greater. So we have studied this also in the previous chapter, that power is reciprocal of focal length. This we have studied also, and the unit of power is diopter. So it's as simple as that. Now if you will think about it, ये चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है. हाँ ठीक है. अब ये हमारा क्या है? ये हमारा लेंस फॉर्मूला है बेसिकली. Lens formula क्या? 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. So basically, if you will see, then you will come to know that that what is happening here. That what is happening. The basic diameter of human eye is how much? It's 2.3. It's 2.3 ना? Basic diameter. ये क्लियर है? अच्छा एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ इसमें. याद रखिएगा, जिसकी पावर इज इनवर्स रिलेशन विद द फोकल लेंथ, the first part. And if the lens is thin, if the lens is thin, then its power will be less. जो पतला होगा उसकी पावर कम, मोटे की पावर ज्यादा. तो पावर ज्यादा किस लेंस की? जो लेंस थिक है. द थिक लेंस will be having more power and the thin lens will be having less power. Okay, so a flow chart we have got, that lens is thin, power is less, focal length is more. No need to just मतलब इसको रटना नहीं है, सिंपल इस तरीके से समझना है कि पावर क्या है, लेंस का काम क्या है, कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना. अगर मैं कनकेव की बात करूंगा तो कनकेव लेंस बेसिकली क्या करता है? कनकेव लेंस बेसिकली करता है डाइवर्ज. कितने एंगल से उसने डाइवर्ज किया तो बेसिकली. अब अगर आप यहां पर देखेंगे, सी हियर 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. इमेज फॉर्मेशन हमेशा कहाँ होनी है? रेटिना पे होनी है. इमेज फॉर्मेशन तो हमेशा रेटिना पे होनी है. तो अगर इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे होनी है तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो गई है? हमेशा फिक्स हो गई है v की वैल्यू. द वैल्यू ऑफ v इज फिक्स एंड द ऑब्जेक्ट दैट इज u प्रेजेंट. अब जरूरी थोड़ा ना है कि ऑब्जेक्ट u, जो u का जो डिस्टेंस है i से, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इट मे वेरीज. सो द वैल्यू ऑफ u विल वेरी. एंड इफ वी हैव टू, इफ वी कैन सी दिस, ये अगर आप ये फॉर्मूला देखते हो बेटा, आपने v को फिक्स कर दिया. अगर v फिक्स, क्योंकि v इमेज तो हमेशा रेटिना पे बननी है, अगर इस चीज को आपने फिक्स कर दिया, v को फिक्स कर दिया, और अगर आप u को चेंज करते हो, अगर आप किसको चेंज करते हो? आप u को चेंज करते हो, तो किसको चेंज होना पड़ेगा इक्वल करने के लिए? फोकल लेंथ को चेंज होना पड़ेगा. फोकल लेंथ जो होगी, किसकी फोकल लेंथ बच्चे? आई लेंस की जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ये क्या होगी? ये चेंज होगी. कब कब चेंज होगी? जब जब आप u को चेंज करोगे. जब जब आप u को चेंज करोगे, फोकल लेंथ को चेंज होना पड़ेगा. अब फोकल लेंथ को चेंज करना है. ओके, फोकल लेंथ को चेंज करना है. अभी अभी हमने सीखा है, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट फोकल लेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड विद व्हाट? इट इज इनवर्सली रिलेटेड विद पावर. ओके, and power depends on the thickness of the lens. So basically we have got here, what we have got? We have got a ciliary muscles. So what ciliary muscles are doing? You can see here. These are the ciliary muscles, है ना? Ciliary muscles are doing what? They have to adjust the focal length of eye lens so that image will be formed on the retina. इसका रीजन मैंने आपको बता दिया बेटा. We have told that 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. तो v को अगर आप फिक्स करते हो, u को अगर आपने चेंज किया है, तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस को भी चेंज होना पड़ेगा. दिस इज automatic adjustment basically. Okay, this is also known as power of accommodation.
जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो रहा है, किसका ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो रहा है? आई लेंस का ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो रहा है। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो सिंपल है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो पावर ऑफ अकोमोडेशन की जरूरत क्यों है? पावर ऑफ अकोमोडेशन की जरूरत ये आपके सामने है, V तो फिक्स है ना, आई का डायमीटर फिक्स है, द डायमीटर ऑफ आई इज फिक्स। So if the diameter of eye is fixed, V retina distance from the for a normal eye, retina distance of eye is a fixed from that particular lens. So if you are changing U, F will also change. So ciliary muscles basically what they are doing, फोकल लेंथ को चेंज करना है। अच्छा, आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ेगा, फोकल लेंथ डिपेंड करती है पावर पे। तो सिलरी मसल्स क्या करेंगी? बेसिकली सिलरी मसल्स लेंस को थिन या फिर थिक करने का काम करती है, क्योंकि थिन और थिक अगर लेंस होगा तो उसकी पावर चेंज होगी, और उसकी अगर पावर चेंज होगी तो उसकी फोकल लेंथ भी चेंज होगी। सिंपल, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हाँ सिलरी मसल्स क्या कर रही हैं? सिलरी मसल्स ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कर रही हैं। किसका ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कर रही हैं? ये देखिए, दीज आर द सिलरी मसल्स। तो ये लेंस जो है इसकी पावर को कम या ज्यादा करने का काम करती हैं सिलरी मसल्स। क्यों करना है आपके सामने, सिंपल। So I think this is written over here also, that the crystalline lens only provide the finer adjustment of focal length requires to focus object at different distance on the retina. Okay, so we find a structure called iris behind the cornea. Iris is a dark muscular diaphragm. Iris का काम बता चुका हूँ, dark muscular diaphragm that controls the size of pupil. Pupil के size को क्यों control करना है ये भी हम discuss कर चुके हैं. The pupil regulates and controls the amount of light which is actually entering the eye. So जो लाइट एंटर कर रही है आई में उसको कंट्रोल करने का साइज इसका जिम्मा इसके ऊपर है। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज। आई लेंस कैसा, कौन सा लेंस है? आई कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस है तो इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ओके, the retina is delicate membrane having enormous numbers of light sensitive cells. The light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signals. Okay, so basically light sensitive cells हैं, activate हो जाती हैं जैसे ही just illuminate होती है, और electrical signal they just produce, and the signal sent to the brain via optic nerve. So what is the working of optic nerve? Optic nerve is just carrying the signal uh, to a brain, है ना? The brain interprets these signals and finally processes the image so that we perceive object as they are. Okay, तो बेसिकली जो इमेज बन रही है, आई लेंस जो इमेज बना रही है वो रियल इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है, इन्वर्टेड होती है, ब्रेन उसको सीधा इंटरप्रेट करता है। तो दिस इज अ बेसिक वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। पावर ऑफ अकोमोडेशन इज इट इज वेरी क्लियर नाउ। आई डोंट थिंक सो इज देयर एनी डाउट ये ऐसा क्यों हो रहा है? फोकल लेंथ को एडजस्ट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इमेज हमेशा हमें कहाँ बनानी है? इमेज हमेशा हमें बनानी है रेटिना पे, तो फोकल लेंथ तो एडजस्ट करनी पड़ेगी, because 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. This is the lens formula. Na? We have discussed this also. Now this is all about power of accommodation. तो power of accommodation clear है। अब basically इसको एक तरीके से और समझते हैं, डिफेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे अप्रोप्रिएटली और मोर एक्यूरेटली, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सिंपल। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन को एक तरीके से और समझते हैं। देखिए, let us suppose that we have a islands. This sequence you have to just remember because it will help you out in defect also. So we have a lens, eye lens. Okay, no issue, sir. Now, as we know that the human eye, we can say again we have an eye lens, and yes. Now, if the object is far away, let us suppose that object is at infinite. तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो रेज आर पैरेलल कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट लाइक दिस, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज नियर बाय द रेज आर कमिंग लाइक दिस। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये आप फॉर्मूला से भी समझ सकते हो, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा डिस्टेंट पे है, दूर है,
तो पैरेलल रेज आ रही हैं फ्रॉम द फार अवे ऑब्जेक्ट्स एंड अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंपल। ह्यूमन आई की एक रेंज होती है, वो रेंज क्या है बेसिकली, आई से 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे अप टू इंफिनिटी। सो दिस इज बेसिकली अ रेंज ना, अप टू विच यू कैन सी, दिस इज नोन एज नियर पॉइंट, इसको नियर पॉइंट भी कह देते हैं, एंड दिस इज नोन एज फार पॉइंट, दैट इज इंफिनिटी ना, दैट इज ऑल्सो नोन एज फार पॉइंट ऑल्सो. So this is a range basically na. So if we have a object we have placed and object is placed at infinity, so this is the this is the way. अब सिंपल आप एक चीज डायग्रामेटिकली सोचें दैट इसको कन्वर्ज करना है यहाँ पे और इसको कन्वर्ज करना है यहाँ पे, सिंपल. तो इफ आई विल आस्क यू दैट दिस इज द फर्स्ट केस, फार अवे ऑब्जेक्ट एक्चुअली infinity, so this is actually far away, we are observing far away objects. So if you are observing far away objects, in that case if you can see what is happening, this is a रे को कैसे जाना था, रे को ऐसे जाना था, इसने कन्वर्ज किया, इसको एक्स एंगल से कन्वर्ज किया, और अगर ये लेंस ना होता तो रे जो है वो सीधी यूं चली जाती, इसने वाई से कन्वर्ज किया. ऑटोमेटिकली अब आपका दिमाग चलने लगेगा कि whenever we are observing nearby objects, we are observing nearby objects, if I understand this diagram and if I understand the previous concept, can you please tell me here the power of lens is less or more? If I'll draw upside arrow that means more, and if I'll draw downside that means less. Okay, so power, हाँ जी बोलो, power in this case, nearby object, power in this case, yes, automatic sequential order, very simple. पावर किसमें ज्यादा कन्वर्ज किया है, फर्स्ट फार अवे में कि नियर बाय में? ज्यादा कन्वर्ज किया सर नियर बाय में. वाई एंगल इज ग्रेटर सर, सो इफ वाई एंगल इज ग्रेटर देन एक्स एंगल, तो यहाँ पे ज्यादा कन्वर्ज किया तो इसकी पावर ज्यादा तो फोकल लेंथ कम, फोकल लेंथ कम, पावर ज्यादा तो लेंस थिक या थिन, पावर ज्यादा लेंस थिक या थिन, यस लेंस थिक. ओके, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स, पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सिलरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सिलरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. Nearby objects, if I am observing, this is the flow chart of a normal eye. नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करना है तो पावर ज्यादा होनी चाहिए, फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, आई लेंस की लेंस थिक होना चाहिए, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रेटिना पे इमेज बन गई. Here power less, focal length more, lens thin, and ciliary muscles कौन सी position? Relaxed position. So basically, if we are observing far away point, so we have understood from the diagram, इसलिए हमें रटना नहीं पड़ा. तो infinity पे है, far away objects है, parallel rays are coming. तो यहाँ भी इसको converge करना है retina पे. This is a retina. The distance is same in both the cases ना. And here also this is a retina. तो यहाँ भी रेटिना है, यहाँ भी रेटिना है, तो दोनों केसेस में रेटिना है. तो दोनों केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन करनी है, पावर कम होनी चाहिए, फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, थिन होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, पावर ज्यादा होना चाहिए, फोकल लेंथ कम होना चाहिए, थिक होना चाहिए, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, सिंपल, नॉट अ बिग डील. तो ये सीक्वेंस अगर सिंपली क्लियर है तो दिस इज ऑल्सो, दिस इज एक्चुअली पावर ऑफ अकोमोडेशन ना. तो automatic adjustment of eye lens, automatic adjustment of what power of eye lens, that is known as power of accommodation. So whenever we are observing the far away objects, the power of a lens should be less, focal length should be more, the lens should be thin, and the ciliary muscles are in a relaxed position. And whenever we are observing nearby objects, power will be more, power of a lens will be more, focal length must be less, the lens must be thick, and ciliary muscles must be contract. So if you have understood this, this is written here and this is basically the thing. 20 beyond 25 centimeter,
he is saying that you see the image behind blur or feel strain in the eye to see. One practice you can do ना, just take your copy, अपनी आई के पास लेके आओ तो एक एक कॉन्ट्रैक्शन सा फील होता है. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि नियर बाई ऑब्जेक्ट्स जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी क्रिस्टल क्लियर थिंग ना. The minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision. वो minimum distance मैं आपको बता चुका हूँ, that is 25 centimeter. So that is a range basically. So that you must know ना, normal eye cannot see, क्योंकि उसके if the question arises that I think there is a question in this NCERT blue line question that if we have placed object more closer, more than 25 centimeter, then what is actually happening in that case, उससे ज़्यादा focal length adjust नहीं हो सकती, आप ये लिख सकते हो उसके आंसर में. अब डिफेक्ट्स की अगर मैं सिंपली बात करूं तो जो बेसिक हमारे पास डिफेक्ट्स हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स. बेसिक टोटल वी हैव थ्री टाइप्स here in the NCERT: myopia, hypermetropia and presbyopia. So सिंपली अगर आप सोचें, अभी जो चीज हमने डिस्कस करी है, अगर आपको वो चीज समझ में आई है, यू हैव अंडरस्टूड दैट, सो लेट अस टेक टू दैट पर्टिकुलर पेज. यस, तो बेटा सिंपली अगर आप सोचें, ये होना चाहिए, ये क्या चीज है, ये वो चीज है जो होनी चाहिए. फार अवे ऑब्जेक्ट होगा तो पावर को क्या होना है पता है आपको, नियर बाई ऑब्जेक्ट होगा तो पावर को क्या होना है ये भी पता है आपको. सपोज करो, डिफेक्ट बाद में देखते हैं, सपोज करो ये चीज हो रही है आई के साथ, ठीक है सर, लेकिन जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके आता हूं, ये अप्रोप्रिएटली सिल्ली मसल्स रिलैक्स पोजीशन कर पा रही है. जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके आता हूं, होना चाहिए था ये, दिस मस्ट बी हैपेंड. बट सी, whenever we are bringing object closer to the human eye, if we are bringing object closer to the human eye, then what must be happened, that must be happened, इसकी पावर क्या हो जानी चाहिए थी, ज्यादा हो जानी चाहिए थी, और कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज बना देनी चाहिए थी, इसको ऐसा होना चाहिए था. बट इट फेल्स. इमेजिन, जस्ट इमेजिन, वेरी सिंपल, सिंपली सोचना है आपको, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, दैट फार अवे ऑब्जेक्ट्स पे ऐसा होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पे ऐसा होता है. नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जब पास आप ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हो तो पावर को बढ़ाना होता है, आई लेंस ने फेल हो गई, ये सब करने में फेल हो गया आई लेंस, पावर को बढ़ा नहीं पाया. तो अगर पावर को बढ़ा नहीं पाया, इसको कन्वर्ज करना था एक्चुअली यहां पर, ये अगर लेंस ना होता तो सीधी जाती, कितने एंगल से कन्वर्ज करना था, इतने एंगल से कन्वर्ज करना था, पावर को बढ़ाना था. इट फेल्स, इतना नहीं बढ़ा पाया, पावर को अप्रोप्रिएटली नहीं बढ़ा पाया. तो पावर को अगर अप्रोप्रिएटली नहीं बढ़ा पाया, इफ इट फेल्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द आई लेंस, तो क्या हो जाएगा, देन व्हाट हैपेंस, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द एरो, आफ्टर रिफ्रैक्शन पावर को बढ़ा नहीं पाया, पावर को इंक्रीज करने में फेल हो गया, तो ये हो जाएगा सिंपल. तो अगर रेटिना पे इमेज नहीं बनी, if the image is doesn't forming on the retina, so then what happens, then the object will be not properly visible. So basically in this case what is actually happening, far away objects are clearly visible. Here far away objects are clearly visible, but nearby objects we are not properly visible. Nearby objects are not properly visible. Nearby objects are not properly visible. Far away objects are properly visible,
but nearby objects are not properly visible. Why they not properly visible? It fails. मतलब दूर का दिख रहा है, पास का appropriately properly नहीं दिख रहा है. Which defect? This defect is known as far sightedness. Far sightedness. You can see here we have two type of defects. Far sightedness, hypermetropia. Distant objects clearly but cannot see nearby object distinctly, properly, appropriately नहीं देख पाते, distinctly नहीं देख पाते, hypermetropia. So this defect arises, and this defect is known as hypermetropia. तो बेटा अगर hypermetropia का रीजन लिखना पड़ जाए आपको तो कहाँ में कुछ रटना पड़ा. फार साइटेडनेस, यस, क्या रिकॉल हो रहा है माइंड में? फार साइटेडनेस, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है. नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर नॉट प्रॉपरली distinctly visible. So what actually happened with the eye? The ciliary muscles fails to relax or contract. पावर को इंक्रीज करना था. ciliary muscles fails to contract. Lens fails to become thick. लेंस की फोकल लेंथ कम करने में फेल हो रहा है, पावर को इंक्रीज करने में फेल हो रहा है. दीज आर द कॉजेज. सिंपल. अच्छा, एक कॉज और सोच सकते हैं. व्हाट कॉज यू कैन थिंक ऑफ? सोचो सोचो सोचो, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर बाई चांस आइस का जो साइज है वो छोटा हो जाए? यस, रेटिना आगे शिफ्ट हो गया. आई लेंस को नहीं पता रेटिना आगे शिफ्ट हो चुका है, उसने तो वहां बना दी इमेज, बट रेटिना आगे शिफ्ट हो गया. तो रेटिना अगर आगे शिफ्ट हुआ तो दैट मे ऑल्सो बी द रीजन ना. सो यू कैन सी द नियर, यस, वी हैव टू पॉइंट्स ना. तो नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, और नियर पॉइंट कहाँ शिफ्ट होता है? नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर से आगे शिफ्ट हो जाता है. अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है, सर नियर पॉइंट आगे ही क्यों शिफ्ट होता है? अगर आई लेंस ये है, ये आई ह्यूमन आई है, और ये हमारा नियर पॉइंट है ना, ये हमारा नियर पॉइंट है, और ये हमारा फार पॉइंट है. सपोज ना, दिस इज अ फार पॉइंट. अब बेटा आप सिंपल सोचो, ये आपकी ह्यूमन आई की रेंज है, दिस इज अ रेंज. और ये जो आई है आपकी, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है? इसका डिस्टेंस यहाँ से 25 सेंटीमीटर है. यहाँ से ये नियर पॉइंट है, ये आपका फार पॉइंट है. अब ये बेटा रेंज जो है, दिस इज अ रेंज ना. अब ये रेंज कम होगी तभी तो डिफेक्ट आएगा. ह्यूमन आई वही है, ह्यूमन आई वही है. अगर ये रेंज कम हो जाएगी तो डिफेक्ट आ जाएगा. अच्छा, रेंज कम कैसे हो सकती है? या तो नियर पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाए, या फार पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाए, या दोनों हो जाए. तो अगर नियर पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ शिफ्ट हो गया, फार पॉइंट वहीं रहा, तो रेंज कम हो गई कि नहीं हुई? यस सर, रेंज तो कम हो गई. ऐसे सोचिए आप इसको. और अगर फार पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया है, नियर पॉइंट वही है, फार पॉइंट वही आगे इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ, तो फार पॉइंट तो हमेशा कम होगा, तो रेंज कम होगी. तो बेसिकली व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड दैट 25 सेंटीमीटर से नियर पॉइंट हमेशा, अब सपोज 40 सेंटीमीटर हो गया. और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट, अच्छा नियर पॉइंट अगर 40 हुआ, नियर पॉइंट चेंज हुआ, तो कौन सा साइटेडनेस? फार साइटेडनेस. प्रॉपर्ली आपको कहाँ का दिख रहा है? आपको फार साइटेडनेस आपको कहाँ का दिख रहा है? आपको पास का नहीं दिख रहा है अप्रोप्रिएटली, दूर का आपको दिख रहा है अप्रोप्रिएटली. तो बेसिकली हियर इफ यू आर प्लेसिंग ऑब्जेक्ट हियर, हाँ इस आई को दिखेगा, डिफेक्टेड आई है बट स्टिल दिखेगा, क्योंकि इसका नियर पॉइंट 40 है. लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम इस रेंज के अंदर है. 25 पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट उसको दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिख रहा है. यहाँ पे भी नहीं दिखेगा, अप्रोप्रिएटली नहीं दिखेगा. अच्छा, यहाँ तो दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है अप्रोप्रिएटली, यहाँ नहीं दिख रहा है. दिखना चाहिए था. तो बेसिकली नियर पॉइंट जो है हमेशा आगे की तरफ ही शिफ्ट होता है. तो क्या क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं? सिंपल तरीके से आप इसको सोच सकते हैं कि दीज आर द कॉजेज. और आई होल का साइज छोटा भी हो सकता है, तो ये भी कॉज हो सकता है. किसका ये कॉज हो सकता है? ये फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया का कॉज हो सकता है.
तो अगर आप इसका सिंपल डायग्राम देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया का, अब दूसरा, अगर ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि फार अवे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, पास लाए तो ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ, ये फेल हो गया, क्या सब करने में फेल हो गया, ये सब करने में फेल हो गया। तो उसके बाद क्या व्हाट हैपेंड, तो ये सब हुआ कि पावर को इंक्रीज करने में फेल हो गया, फोकल लेंथ को कम करने में फेल हो गया, तो इमेज कहाँ शिफ्ट हुई। तो अगर क्वेश्चन अराइजेस दैट इन फार साइटेडनेस इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना और इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना शिफ्ट हुई है, इमेज यहाँ शिफ्ट हो गई है, तो कौन सा डिफेक्ट है, तो इमेज यहाँ शिफ्ट किस में होती है, फार साइटेडनेस में, बिहाइंड द रेटिना शिफ्ट हो गई, पावर को कम नहीं कर पाया, सॉरी पावर को बढ़ा नहीं पाया, है ना। तो सिंपली it's written over here, you can see, very simple, near point changes. So hypermetropia क्या, near point change हो गया, near point becomes, near point changes and become greater than 25 centimeter for a person is farther away from the normal near point, that is 25 centimeter. Such a person has a keep a reading material such beyond 25 centimeter from the eye for comfortable reading. This is because the light ray from the closely object, ये जो हमने डिस्कस किया वो सारा है, किस किस कारण से, ये देखो ये दिस इज द रीजन, फोकल लेंथ फाई लेंथ इज टू लॉन्ग, मतलब पावर को बढ़ा नहीं पाया, फोकल लेंथ को कम नहीं कर पाया, फोकल लेंथ को कम करना था। तो इसका डिफेक्ट का रीजन क्या हुआ कि फोकल लेंथ ज्यादा है, फोकल लेंथ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, पावर को बढ़ाना था, फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। So you have understood this. Yes, this is the second reason. तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिंपल इसको इस तरीके से समझ चुके हैं, then you will be able to answer each and everything. And this is the thing which is written over here. अच्छा, एक एक बात और, सपोज करो आई लेंस जो है वो अपनी पावर को क्या करने में फेल हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो अपनी पावर को बढ़ाने में फेल हो गया। तो पावर को बढ़ाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, आई के आगे कौन सा लेंस लगाऊंगा, कॉन्वेक्स लेंस लगा दूंगा। सर कॉन्वेक्स लेंस क्यों लगाओगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ भी कॉन्वेक्स लेंस है। तो अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर +2 डायोप्टर है, मुझे इसकी पावर को इंक्रीज करना है, मुझे इसकी पावर को इंक्रीज करना है, टू इंक्रीज द पावर ऑफ दिस लेंस, सो वी हैव टू ऐड +1 डायोप्टर ना, so net power will be +3 diopter. If I'm just placing a concave lens in front of this convex lens, so this is +2 diopter, this is -1 diopter ना, so the net power will be +1 diopter. तो ऐड हो जाती है पावर, P net, you have studied that P net is equal to P1 plus P2. तो इसमें भी रटना नहीं है, सिंपल आपको इस तरीके से समझना है that we have to increase the power, so if we have to increase the power, पावर को इंक्रीज करने में फेल हुआ आई लेंस, तो हम लोग बाहर से उसके ऊपर कन्वेक्स लेंस यूज कर लेते हैं। तो इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस सिंपली वेरी फास्टली चलते हैं, इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस, क्या रिवर्स प्रोसेस था, लेट मी टेक दिस, ये होना चाहिए था, विच यस, फार अवे देखते हैं तो ये होना चाहिए था, नियर बाई देखते हैं तो ये होना चाहिए, टू द यस। अब इमेजिन करो रिवर्स हो, रिवर्स कैसे हो कि ये तो हो जाए, इसमें फेल हो जाए, ऑटोमेटिक आपका दिमाग चलने लगेगा। पास का नियर बाय ऑब्जेक्ट वाज प्रॉपर्ली विजिबल, पावर इंक्रीज, फोकल लेंथ कम, थिक सिली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। बट जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को दूर लेकर के जाते हो, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को दूर लेकर के गए, दूर लेकर के गए तो पैरेलल हो गई रेस, पैरेलल हो गई रेस, तो पावर को कम करना था, पावर को कम करना था, रेटिना पे इमेज बनानी थी ना, पावर को कम करना था, पावर शुड बी लेस नाउ, ये सीधा जाना था, पावर को कम करना था। अभी क्या हो रहा था, मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल।
सपोज y का वैल्यू जो है, अपन रफ वैल्यू ले लेते हैं, रफ वैल्यू y का वैल्यू है 60 डिग्री और x का वैल्यू है 30 डिग्री। तो पास जब ला रहे थे तो 60 डिग्री से कन्वर्ज करना था, दूर ला रहे थे तो 30 डिग्री से कन्वर्ज करना था। तो पास ला रहे थे तो 60 डिग्री से कन्वर्ज करना था, दूर ले जा रहे थे तो 30 डिग्री से। पास ला रहे थे तो 60 डिग्री से, दूर ले जा रहे थे तो 30 डिग्री से। लेकिन पावर को कम करने में फेल हो गया, 60 डिग्री से ही डाइवर्ज कर दिया, कन्वर्ज कर दिया सॉरी। अगर 60 डिग्री से ही कन्वर्ज कर दिया, पावर को कम करने में फेल हो गया। पावर को कम करने में क्या हुआ, फेल हुआ। 60 डिग्री से कन्वर्ट कर दिया तो इमेज रेटिना से पहले ही बन गई। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल बट फार अवे ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। फार अवे ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। तो फार अवे ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली visible. Nearby objects clearly visible. Yes, nearby दिख रहा है, near sightedness, near sightedness और myopia. Yes, simple. नियर साइटेडनेस और मायोपिया, क्या क्या रीजन हो सकता है? पावर को कम करने में फेल हो गया, फोकल लेंथ को बढ़ाने में, थिन होने में फेल हो गया, सिली मसल्स रिलैक्स करने में फेल हो गई। एक रीजन और हो सकता है, सोचिए, रेटिना पे ही कर रहा है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ, यस, आईबॉल का साइज बड़ा हो गया। तो रेटिना पे कर दिया था बट आईबॉल का साइज ही बड़ा हो गया था, तो उसकी वजह से भी तो रेटिना से पहले ही क्या हो सकता है, रेटिना से पहले ही आपका इमेज फॉर्मेशन या हो सकता है, तो आपको ब्लरी दिखेगा। तो बेसिकली दिस इज अ डिफेक्ट, यू कैन सी मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। फार पॉइंट चेंज हुआ कि नियर पॉइंट चेंज हुआ? फार पॉइंट चेंज हुआ। तो अगर फार पॉइंट चेंज हुआ तो सिंपली आप इसको देख सकते हैं कि फार पॉइंट चेंज हुआ और ये सब हुआ। अच्छा, पावर को कम करने में फेल हुआ, क्या क्या करने में फेल हुआ? देखिए, पावर को कम करने में फेल हुआ, फोकल लेंथ को बढ़ाने में फेल हुआ, थिन होने में फेल हुआ, रिलैक्स होने में फेल हुआ। तो पावर को कम करने में फेल हुआ, तो मुझे पावर कम करनी है, तो कौन सा लेंस लगा दूं आगे? कनकेव लेंस लगा देते हैं सर, कनकेव लेंस लगा देते हैं। कनकेव लेंस लगाया तो पावर ऑटोमेटिकली, कॉम्बिनेशन की पावर कम हो जाएगी, तो कॉम्बिनेशन की पावर कम हुई, कनकेव लेंस लगाया, ये हमारा विच दिस इज अ नियर साइटेडनेस ऑफ मायोपिया। सो दिस इज ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन ना, तो रटने की जरूरत नहीं है आपको। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, वेरी अप्रोप्रिएटली, देन यू विल बी able to answer all this thing. Which you have to remember that in far sightedness we can observe far away objects clearly. In near sightedness we can observe nearby objects very clearly. It's also known as hypermetropia, one is known as myopia. So basically this is the basic difference. So if you can see in the textbook also, in CRT textbook, if you will see, yes, wait, yes, you can see this is a myopic eye, myopic eye, नियर साइटेडनेस, पास का दिख रहा है तो फार पॉइंट चेंजेस, फार पॉइंट चेंजेस, फार पॉइंट चेंजेस। ओके, सो दिस इज अ करेक्शन एक्चुअली। फार पॉइंट चेंज होना ये चाहिए था इन्फिनिटी बस, बट इस आई का फार पॉइंट यहाँ पे है, ये आई का फार पॉइंट है, करेक्शन दिखा रहे हैं। ये आई का फार पॉइंट था, यहाँ से कनकेव लेंस लगाया, थोड़ा कन्वर्ज किया, सॉरी डाइवर्ज किया, इसने कन्वर्ज किया, रेटिना पे इमेज बन गई। होना इनफाइनाइट चाहिए था। तो मैंने बोला आपको कि व्हाट आई सेड, रेंज कम होगी तब डिफेक्ट आएगा। तो रेंज कम कैसे हो सकती है? तो नियर पॉइंट बढ़ेगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा, या फार पॉइंट कम होगा, इन्फिनिटी से ज्यादा नहीं हो सकता ना, फार पॉइंट इन्फिनिटी। So this is a actually correction of myopic eye. That diagram simply I can explain. होना चाहिए था इनफाइनाइट, बट इस आई का फार पॉइंट ये है, कि इस आई का फार पॉइंट है, ये इस आई का नियर पॉइंट है। तो यहाँ से एक्चुअली पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर रे आ रही थी, उसको कन्वर्ज कर पा रहा है वो प्रॉपर्ली रेटिना में। ठीक है, अगर किसी आई का फार पॉइंट 2 मीटर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि
2 मीटर पे रखी हुई चीज उसको अप्रोप्रिएटली दिखती है, लेकिन जैसे ही 2 मीटर क्रॉस होता है तब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है। सो 25 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक उसकी रेंज है, उसको इतनी रेंज में उसको अप्रोप्रिएटली विजिबल है, लेकिन 2 मीटर क्रॉस किया तो प्रॉब्लम है। होनी नहीं चाहिए थी, बट नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होना चाहिए था वो इन्फिनिटी होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट myopia, you can see each and everything is written here, and we can see ना। सो नेक्स्ट इज प्रेस बायोपिया। दोनों हो जाए फिर क्या होगा, नियर पॉइंट भी चेंज हो जाए, फार पॉइंट भी चेंज हो जाए। पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब जो ये दोनों चीजें अगर फेल हो जाए, ना कम कर पाए ना ज्यादा कर पाए, तो प्रेस बायोपिया। व्हाट इज प्रेस बायोपिया? The power of accommodation of eye usually decreasing with aging. Power of accommodation, what is power of accommodation? Automatic adjustment of focal length. पास लाओगे तो पावर को बढ़ाना है, दूर लाओगे ऑब्जेक्ट को तो पावर को कम करना है। दिस इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो एजिंग के साथ दैट may decrease na? So for most people the near point gradually recedes away, that we have discussed. They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. This defect is called presbyopia. It arises due to the gradual weakening of ciliary muscles. So ciliary muscles की gradual weakening से भी ये हो सकता है, and diminishing flexibility of eye lens. ठीक है, person may suffer from both myopia and hypermetropia. Such people often require bifocal lens. What is bifocal lenses? Bifocal lenses is like this, like of structure, जो उसका bottom part है, जो nearer part, जो lower part है, that is convex and upper part is concave. So this is bifocal lens. Common type of bifocal lens consists of, it has written here, concave and convex lens. The upper portion consists of concave lens. It facilitates distant vision. This lower part is convex lens, and it facilitates near vision. So these are the defects. This is the first section of this particular chapter, and simply you can just make simple points on this, that what is actually happening here, what is actually present on that na? So if we can see the focal length, let us suppose that if we have a defected eye, or इस defected eye का आपको simply ये कैलकुलेट करना है कि कितनी फोकल लेंथ का लेंस मुझे लगाना है, तो f इक्वल टू -x, ओके, पुट x इन मीटर्स। तो इतनी फोकल लेंथ का, अगर किसी का फार पॉइंट 2 मीटर है, तो x इज अ basically x is what, x is a far point of defected eye. So if far point of defected eye, so if we are supposed to just calculate what we are supposed to calculate, we are supposed to calculate that how much power is required. So if let us take one question, simple question on this. So if far point of defected eye is given to you 2 meter, so what is the appropriate power of a lens used for its correction? Used for its correction. You can just pause and try to solve it. That focal length of that lens will be equal to -x in meters. So focal length will be -2 meter. So as we know that power is equal to 1 by f. So P is equal to 1 upon -2 a diopter. So it's -0.5 diopter. So -0.5 diopter is required. -0.5 diopter is required for what? -0.5 diopter is required for for correction of this defected eye. ओके, तो डिफेक्ट कौन सा है, नेगेटिव। कौन सा लेंस रिक्वायर्ड है? कनकेव लेंस रिक्वायर्ड। तो अगर कनकेव लेंस रिक्वायर्ड है, कनकेव लेंस किस में रिक्वायर्ड होता है? यू कैन सी इन myopia. So in hypermetropia, near point changes. So we have one point, that is least distance of distinct vision.
distinct vision, what it is 25 centimeter, and it is D actually ना. We have written इसको D से भी लिख देते हैं, simply you can write it with D also. So basically in hypermetropia, what you have to do, you have focal length is equal to xd over x minus d. So if we are supposed to find out the focal length of this lens, जो करेक्शन के लिए हम लोग फोकल लेंथ यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. If you want that this is a convex lens, and what must be the focal length of this convex lens, I have to identify. Then that formula is xd by d. X is what? X is the near point of defected eye. Near point of defected eye. What is the value of D? The value of D is 25 centimeter. So if we have near point of defected eye, suppose, let us try one question. Power, let's find out power. Near point of defected eye, we have 35 centimeter. So X is 35. So what will be the focal length? Focal length will be 35 into 25 divided by 35 minus 25. So focal length is coming how much? We'll just divide this. We will get 35 minus 25, that is 10, and 35 into 25. So the answer which is coming, it is coming in centimeter, because we have put it both the things in centimeter. So if we are supposed to find out focal length in meter, so 35 into 25 divided by 10 into 10 is to power minus 2. So 1 by 100 is in meters now. So if you will multiply 35 with 25, we get 875 divided by 1000. This is the focal length in meter. So power is what? Power is 1 by F. So F we have to put in meter. So 1 by F. So 1 by F is 875 divided by 1000. So it will be 1000 divided by 875 diopter. And approximately you can just calculate 1000 divided by 875 is coming 1.14. So 1.14 diopter approximately. This is the power. So this is the formula. But you have to remember, whether applying this formula, that you know, near point of defected eye and D value is in 25 centimeter. Okay, so hope the first section of this particular chapter, this chapter has basically a two section. You can divide in two section, and this is the most important topic. This is the most important part, जिस पे boards में भी question repeatedly आते हैं. तो just understand this very appropriately and create your own notes like that. Create your own things, understanding. Just तो कहीं से भी question उठ के आए तो it won't be difficult for you if you have understand each and everything appropriately. Okay.